सुमन जानती तो है कि गुलाब जामुन पापा जी की कमजोरी हैं। एक गुलाब जामुन पापा जी को भी दे देती तो क्या हो जाता। सनी को कह रही थी कि दादाजी के सामने मत खाना, क्या संस्कार पड़ेंगे बच्चे पर। रेखा की बात सुनकर अमर दुखी और सविता जी चुप थी। अमर, रेखा और सविता जी के चेहरे से झलकी नाराजगी को देखकर रामकिशन जी इन सब क्लेशों से बचने के लिए कमरे से बाहर निकले तो दंग रह गए। छोटी बहू सुमन दरवाजे की ओट में खड़ी भीतर की फुसफुसाहट सुनने की कोशिश कर रही थी। रामकिशन जी से नजरें मिलते ही वो शर्मिंदगी के भाव लिए जल्दी से वहां से चली गई। अटपटा सा महसूस करते हुए वो बरामदे की ओर गए तो छोटे बेटे समीर और बहू सुमन की बातचीत के कुछ हिस्से उनके कानों में पड़े। सुमन गुस्से में कह रही थी, मैं तो पापा जी की डायबिटीज की वजह से सन्नी को उनके सामने गुलाब जामुन खाने से रोक रही थी, पर यहाँ तो अर्थ का अनर्थ बना दिया रेखा भाभी ने। छोटे बच्चे के सामने कहना ठीक नहीं था। सनी का नन्हा मन नहीं समझेगा तुम्हारे कंसर्न को। समीर ने उसे प्यार से समझाया। हाँ, ये गलती हुई। मैं समझाती कि दादाजी के लिए मीठा नुकसानदेह है, पर भाभी ने तो बीच में ही मेरी बात पकड़ ली। कितना कुछ सुना दिया मुझे। अब मम्मी पापा से चुगली करेंगी तो क्या सोचेंगे वो। सोचेंगे तुम कितना ख्याल रखती हो। अरे आप तो बस। अमर भैया और रेखा भाभी का व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जब से यहाँ आए हैं घूम घूम कर देख रहे हैं कि पापा मम्मी कैसे रह रहे हैं। बात बात पर टोका टाकी, नसीहतें, अब मेरी तो बर्दाश्तें बाहर हो रही हैं। बड़े हैं, कुछ कह दिया तो क्या हुआ सुमन। कहने का बुरा नहीं लगता समीर, बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश बुरी लगती है। कल कह रहे थे एक डाइट प्लान बनाओ, मम्मी पापा बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। वो आरोप भी हम पर है। बड़े भैया ने मुझे भी कहा कि मैं पहले से कमज़ोर हो गया हूँ, तो क्या ये आरोप भी तुम पर आया। अब मम्मी पापा की सेहत के लिए बोला तो बुरा मान गई। सच भी है कि पहले से उनकी सेहत गिरी है। इस उम्र में साल दर साल तेजी से अंतर आता ही है। हम लोग उन्हें रोज देखते हैं तो पता नहीं चलता। भैया भाभी सालों बाद मिले हैं, जाहिर है कि परिवर्तन के बारे में बात करेंगे ही। समीर ने उसे समझाने की कोशिश की। रामकिशन जी बाहर आती इन धीमी आवाज़ों से थोड़े दुखी होते हुए खुली हवा में चले गए। हर तरह के आराम व सुख सुविधा देने के बावजूद बड़े बहू बेटे रेखा अमर का छोटे बहू बेटे सुमन समीर की सेवा में कमी निकालना और सविता जी का चुप रहकर उसमें शामिल होना उन्हें हमेशा अखरा ही था। सोच में डूबे रामकिशन जी सामने बने पार्क में अपनी मित्र मंडली के पास पहुंच गए। मित्र सुधाकर हंसकर बोले, बहू बेटे से खूब सेवा करवा रहे हो, तभी ईद का चांद हो गए हो। भाई इनके श्रवण कुमार के क्या कहने, मेरी मिसेज बड़ी तारीफ करती हैं। कौन, समीर? रामकिशन जी ने पूछा तो वो बोले, अरे नहीं, आपका बड़ा बेटा अमर। कब तक रुकेगा यहाँ? सविता भाभी उसकी बहुत तारीफ करती हैं। ये सुनकर बातचीत का मुद्दा बदलने के लिए रामकिशन जी ने उनके कुर्ते की तारीफ की तो वो गर्व से बोले, मेरे इंदौर वाले बेटे ने भेजा है। उनके इंदौर वाले बेटे के गुणों को सुनने के बाद सुबोध जी को अपने दानवीर बड़े दिल के कनाडा वाले बेटे की याद आई, साथ ही अपनी बहू की भी, जो कनाडा में रहते हुए भी बड़ी संस्कारशील है। बाकायदा उनके चरण छूकर कहती है, बुजुर्गों के आशीर्वाद ज़रूरी हैं। दूर निवास करते बच्चों की चर्चा में अब सब शामिल हो गए थे। मित्रगण में कोई अपनी बहू के हाथों के बने पकवानों के स्वाद में तो कोई अपने बेटे के स्वभाव में डूबा था। कोई अपने बेटे के घुमाने फिराने के शौक का मुरीद था तो कोई पूजा पाठ वाले स्वभाव पर फिदा था। दूर रहते बच्चों के गुणों के बखान में सब यूं डूबे मानो उनका बोझिल सा जीवन उन आनंद से भरे पलों के सहारे ही बीत रहा हो। मतलब जिस बेटे बहू के घर पर रहा जा रहा है उसे छोड़कर उनके दूसरे बच्चों में सारी खूबियां टनों भरी हुई हों। भूले बिसरे गीतों की मधुर तान में डूबे ठंडी सांस भरते मित्रों से रामकिशन जी पूछना चाहते थे कि आप सब अपने उन बच्चों के पास क्यों नहीं चले जाते, पर कुछ सोचकर चुप रहे। वो दूर रहते बच्चों के मोह में डूबे अपने मित्रों के मन को ये प्रश्न पूछकर उदास नहीं करना चाहते थे।
इस बीच अमर अपने पापा को लेने आया तो सुधाकर जी बोले, लो भाई, आ गए आपके श्रवण कुमार। अब जाकर इससे अपने सुख दुख बांटिए, हम कल मिलते हैं। अपने लिए श्रवण कुमार शब्द सुनकर अमर गदगद हो गया। रास्ते में भावुकता से बोला, कितना लकी है समीर, आप लोग उसके साथ रह रहे हैं। पापा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ? समीर और सुमन आप लोगों को वक्त देते हैं या नहीं? हाँ, जितना बन पड़ता है उतना करते ही हैं। सुबह शाम की चाय, रात का खाना हम सब साथ ही खाते हैं। सुना है ये लोग अपनी शादी की सालगिरह पर हिल स्टेशन गए थे, आप लोगों को नहीं ले गए, क्यों? क्या आप परिवार का हिस्सा नहीं हैं? हम तो आप लोगों को कभी अकेले ना छोड़ते। एक बात और, अपने कमरे में एक टेलीविज़न लगवा लीजिए। किस लिए? घर पर है तो। मम्मी बता रही थी कि सन्नी टेलीविज़न ना देखे, इस चक्कर में सुमन टेलीविज़न अक्सर बंद रखती है। हाँ, पर जब सनी स्कूल जाता है तब हम लोग देखते हैं। बच्चों के लिए टेलीविज़न की पाबंदी का समर्थन मैं भी करता हूँ। अमर पिता के तर्क से आश्वस्त होने के बजाय बेचैन हो गया। बातें करते करते जब दोनों घर पहुँचे तो बड़ी बहू रेखा बाजार जाने के लिए तैयार थी। अमर रेखा बाजार के लिए निकल गए और वहाँ से खाने पीने के सामानों से लदे फदे लौटे। मम्मी, ये डाइट वाली नमकीन और बिस्किट हैं, जितने मर्जी खाओ। और हाँ, कल से रोज़ बादाम भिगोकर पापा मम्मी को खिलाना। रेखा सुमन को बादाम का पैकेट देते हुए बोली। ये सब देखकर सविता अपने बड़े बेटे बहू के स्नेह से आत्ममुग्ध हुई बार बार रेखा और अमर के सिर पर प्यार से हाथ फेरती रही, मानो आशीर्वाद दे रही हों। अमर को माँ से लाल करते देख रामकिशन जी को उसका बचपन याद आ गया। वो सविता का पल्लू छोड़ता ही नहीं था। सब उसे सविता जी का चम्मच कहते थे। अक्सर उस पर चुगलखोर का तमगा लगता। उसकी आदत से जहाँ लोग परेशान होते, वहीं सविता जी विभोर हो उस पर अपनी ममता की वर्षा करती रहती और चुगलखोर तमगे को मिटा देती। बचपन से ही अपनी माँ के प्रति अमर के प्रेम प्रदर्शन को देखकर लोग उसे श्रवण कुमार कहकर पुकारते। फिर वो शादी के बाद भी कई सालों तक रामकिशन सविता जी के साथ पैतृक मकान में ही रहा। पर रामकिशन जी के रिटायरमेंट के बाद वो दूसरे शहर चले गए। 5 साल अकेले रहने के बाद सुमन और समीर ने जब रामकिशन और सविता जी से अपने साथ चलने की पेशकश की तो उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि अब उनके लिए अकेले रहना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा था। आज 5 साल से वो अपने छोटे बेटे बहू समीर और सुमन के साथ ही हैं। अमर रेखा साल 2 साल में छोटे भाई के घर आकर माता पिता से मिल जाते हैं। इन दिनों वे उनकी दवाइयों, स्वास्थ्य, खान पान, मनोरंजन वगैरह से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर आश्वस्त होना चाहते हैं। हमेशा ही उनके जाने के बाद कई दिनों तक सविता जी उनके प्रेम में डूबी दिखती। बात बात पर अमर और रेखा की बात होती। रामकिशन जी समीर सुमन रेखा अमर के व्यवहार का आकलन कर ही रहे थे। तभी सविता जी बोली, सुनो, कल घर सूना हो जाएगा। अमर और रेखा के आने से कितनी रौनक हो गई थी। हाँ हूँ में जवाब देते रामकिशन जी अचानक बोले, कहो तो इस बार अमर के घर हो आए। ज्यादा नहीं तो 6-7 महीने रह आएंगे, तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। पति के प्रस्ताव पर सविता जी चौंक पड़ी और बोली, कैसी बात कर रहे हो? क्या सोचेंगे समीर सुमन? इसमें सोचने का क्या है? हम पर दोनों का हक है, तो एक हमारे प्यार से वंचित क्यों रहे? कुछ सोचकर सविता जी बोली, नहीं, अब ये नया बखेड़ा मत खड़ा करो। जहाँ हैं वहीं ठीक है, वहाँ पर कौन 3 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ेगा? तुम अमर से बात करो, किसी अपार्टमेंट में घर ले ले या फिर नीचे वाला घर किराए पर ले ले। रामकिशन जी ने कहा तो सविता बोली, अब सो जाइए आप, जाने कहाँ से फिजूल की बातें दिमाग में आ गई हैं आपके। सविता जी सो गईं, पर रामकिशन जी देर रात तक कुछ सोचते रहे। सुबह आंख खुली तो सुमन और समीर को इतनी सुबह तैयार देखकर उन्हें याद आया कि आज सनी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। सुमन जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। रामकिशन जी ने जोर से आवाज लगाकर सुमन से चाय मांगी। जी पापा, उसने बोल तो दिया,
पर इधर उधर के काम निपटाती रसोई घर तक पहुंचने का समय नहीं निकाल पाई। भाभी देर हो रही है, रेखा से कहती हुई बाहर चली गई। सुमन के जाते ही राम किशन जी की रोष भरी आवाज आई, इस घर में क्या एक कप चाय भी समय से नहीं मिल सकती? ये सुनकर रेखा ने हैरानी से कहा, अरे उसने चाय नहीं दी आपको? अमर ने गुस्से में रेखा को चाय बनाने का आदेश दिया और सुमन की लापरवाही को कोसने लगा। आधी पेंशन देते हैं पापा, फिर भी उनकी छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं की जाती। पापा को नाराज देखकर अमर के सुर तेज हो गए थे। अचानक रामकिशन जी बोले, क्या समझते हैं कि मेरा एक यही ठिकाना है बस? अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अब और अपमान नहीं सहेंगे हम यहाँ। अमर रेखा को अवाक देखकर वो आगे बोले, सविता सामान बांधो, जिस घर में समय पर चाय ना मिले गुलाब जामुन छिपाकर अपने बच्चों को खिलाए जाएं, खुद घूमने जाएं और हम रखवाली करें। सविता टेलीविजन देखने को तरसे, ऐसे घर में रहना अब मुश्किल है। अरे सठिया गए हो क्या? मैंने कब कहा कि मैं टेलीविजन देखने को तरस गई हूं? सविता जी ने टोका तो हड़बड़ाते हुए अमर ने भी कहा, हाँ पापा, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। सुमन जल्दी में थी इसीलिए आपको चाय देना भूल गई। पर राम किशन जी को सुनने को तैयार नहीं थे। अब तो अमर ने अपना सिर पकड़ लिया। छोटी छोटी बातों का जो बतंगड़ उसने बनाया था वो सब अब राम किशन जी के मुंह से निकल रहा था। रेखा अमर को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, क्यों जरा सी बात का बतंगड़ बनाकर पापा का गुस्सा बढ़ा दिया? इधर सविता जी पति की हरकत पर हैरान होकर बड़बड़ा रही थीं। अरे घर परिवार में तो 1000 बातें होती हैं, कुछ हमने भी कर ली। क्या हम जानते नहीं सुमन समीर हमारा कितना ख्याल रखते हैं? अब इस उम्र में इन्हें घूमने का शौक चढ़ा है, थोड़ी दूर चलकर तो हाँफने लग जाते हैं। फिर अमर अपने पिता को समझाने लगा, समीर आपकी सेवा में कोई कसर नहीं रखता है। सुमन मन की साफ है, उन लोगों के लिए मन में मलाल मत रखिए पापा। मैं आपको साथ ले जाने को ले चलूं, पर आपको ही परेशानी होगी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, पर जानता हूं यहां जैसा आराम आपको कहीं नहीं मिलेगा। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। कड़ी मशक्कत के बाद रेखा और अमर समीर और सुमन के सेवा भाव का बखान कर राम किशन जी के गुस्से के उफान पर छींटे मारकर उन्हें शांत करने में कामयाब हुए। सुमन समीर आए तो रेखा और अमर के सुर बिल्कुल बदले से लगे। रेखा सुमन से बोली, तुझे मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा? और हाँ, सबके साथ अपना भी ख्याल रखा करो। जेठानी की आत्मीयता और छोटे बड़े भाई का दोस्ताना व्यवहार सुमन को बहुत भा गया। डाइनिंग टेबल पर समीर और अमर के ठहाके के साथ रेखा और सुमन की गप्पे भी जारी थीं। पापा मम्मी के डाइट और स्वास्थ्य को लेकर कुछ नहीं कहा गया। मम्मी पापा की चुप्पी का कारण समीर सुमन ने यही निकाला कि वो अमर भैया और भाभी के जाने से दुखी हैं। दूसरे दिन सैर के समय अमर यहाँ के हवा पानी और सुमन समीर की सेवा की जी खोलकर तारीफ कर रहा था। भावुक माहौल में विदा होते रेखा और अमर के साथ बाकी सभी लोग थोड़े दुखी थे। आप लोगों का ख्याल इतने अच्छे से रखा जा रहा है, ये देखकर हमें बहुत तसल्ली है। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। अमर के भावपूर्ण शब्दों पर राम किशन जी ने कहा, अपना ख्याल रखना और आते रहना बेटा। इतना कहकर उन्होंने अमर को गले लगा लिया। समीर और सुमन बड़े भाई के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खिल उठे। अमर रेखा के जाने के बाद दुख और गुस्से के मिले जुले भाव में सविता को चुपचाप कमरे में बैठा देखकर रामकिशन जी बोले, कुछ पूछोगी नहीं? क्या पूछूं? जाते जाते बेटे बहू को दुखी कर दिया आपने। कहाँ दुखी थे वो? आज अमर अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की तारीफ करता हुआ नजर आया। तुम्हारा दिमाग बेवजह के प्रदूषण से दूषित होते होते बचा। जेठ जेठानी के प्रति सम्मान तो देवर देवरानी के प्रति स्नेह देखने को मिला। अमर और रेखा बेवजह परेशान नहीं दिखे और सबसे बड़ी बात, दोनों हमारी देखरेख के प्रति आश्वस्त होकर गए। और क्या चाहिए? पर आपने ऐसा क्यों किया? कौन सा भूत सवार हो गया था आप पर जो एकदम बिगड़ गए
और अब शांत। तुम मेरे कल के स्वांग को सच समझ बैठी क्या? स्वांग मतलब? पर किस लिए? सविता जी हैरान थीं। रामकिशन जी गंभीर मुद्रा में बोल रहे थे। हर बच्चा अपने माता पिता को सुखी देखना चाहता है, पर जिम्मेदारी लेने से बचता है। बूढ़े माता पिता के सुख आराम के लिए अपने सुख को दांव पर लगाए बिना दूसरे भाई बहनों का मुंह देखकर, उनको नसीहतें देकर अपने कर्तव्य पूर्ति की इतिश्री समझता है। ऐसे में कुछ माता पिता एक बेटे के घर रहते हुए अपने मन को दूसरे में लगाकर उस बेटे के साथ नाइंसाफी करते हैं जो उनको सहारा दे रहा है। दूर रहने वाले के प्रेम में डूबकर हम साथ रहने वाले की सेवा प्रेम को नजरअंदाज करके उसकी उपेक्षा कर बैठते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम जिस बेटे के साथ रहें बस उसे ही अपना स्नेह आशीर्वाद देते रहें? स्नेह आशीर्वाद के दोनों हकदार हैं, पर जहां तक तारीफ का सवाल है तो उसका एक अतिरिक्त निवाला अपने हाथों से उसे खिलाना चाहिए जो हमारे पास है। प्रेम पूर्वक खिलाया वो निवाला उनको कितना सुकून देगा, इसका परिणाम भी बहुत सुंदर निकलेगा। माना अपना अमर हमसे बहुत प्यार करता है, पर उसके प्यार में दिखावा ज्यादा है। जिम्मेदारी से दूर रहकर दूसरों के कामे में कमी निकालने वाला है। बचपन में उसकी चुगलियां सुनकर तुम हंस देती थी, पर अब उसकी ये आदत रिश्तों में दरार डालेगी। आज के बाद अमर बेमतलब की नसीहतें देने से बाज आएगा। बेकार की नसीहतों का बोझ उठाने में वो कितना सक्षम है, उसे ये एहसास करवाना जरूरी था। हमें भी खुद के सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ानी होगी। गलत के चश्मे से सही बात गलत ही दिखेगी। जब हम अकेले थे तब टेलीविज़न तीसरे की मौजूदगी का एहसास कराता था। यहाँ तीसरे की मौजूदगी समीर, सुमन और सनी पूरी करते हैं। गुलाब जामुन ना देना मेरे स्वास्थ्य की चिंता के तहत है, ये विश्वास होना चाहिए। दोनों अपने बच्चे हैं, हमसे उनका जुड़ाव होना स्वाभाविक है। एक हमें सहारा देकर अपना फर्ज निभाता है, दूसरा नसीहतों हिदायतों से अपना फर्ज पूरा करता है। बोलो, किसकी सेवा को सही मायनों में तुम पूरे नंबर दोगी? सविता जी चुप थीं। तभी सुमन और समीर अंदर आए। सुमन उत्साह से हाथों में पकड़ी साड़ी दिखाते हुए बोली, माँ देखो ये साड़ी मुझे भाभी ने दी है, कितनी सुंदर है ना? मैं तो भैया भाभी को कुछ दे ही नहीं पाई। इतने दिनों तक सबका ख्याल रखा, वो क्या कम था? जाओ आप थोड़ा आराम कर लो बेटा। सविता जी के प्यार भरे शब्दों से लबरेज तारीफ से सुमन के चेहरे पर छाई खुशी समीर के चेहरे पर बेहद सुकून ले आई, जिसे देखकर रामकिशन जी मुस्कुरा दिए।